नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज अपना लेक्चर नंबर 10 रहेगा। इससे पहले 9 लेक्चर अपने हो चुके हैं। दूसरा पेपर हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, समिश्र विश्लेषण। ठीक है, ये आपको पता है, अच्छे से पता है। इसके अंतर्गत हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट का नाम है विश्लेषिक फलन, जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 है, विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा पता होनी चाहिए, उसके लिए अवकलनीयता का पता होना चाहिए। अवकलनीयता क्या परिभाषा, कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है, उससे पहले भी था एकमानी फलन, बहुमानी फलन, ठीक है, सतत फलन, समिश्र फलन। ठीक है, उस सब आपने देख लिया कि W = FZ, Z = XY, FZ U + आइटा V, U और V क्या है, X और Y के फलन, सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, फलन FZ के विश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध में हमने कर लिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले वाली क्लास में 9वें लेक्चर में हमने इसके पर्याप्त प्रतिबंध को देखा। ठीक है, यानी जो आवश्यक प्रतिबंध की कंडीशन थी, उसकी विपरीत कंडीशन हम लेके चले पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अपने को केवल इतना दिखाना था कि F' का अस्तित्व है। F' यानी W का Z के सापेक्ष अवकलन, डेल W बाई डेल Z। W का मान FZ और उसका Z के सापेक्ष अवकलन FZ। ठीक है ना, तो वो वही बात थी कि डेल U बाई डेल X और डेल V बाई डेल X के रूप में मान आ गया था, और उनका अस्तित्व है। तो डेल W बाई डेल Z यानी F' का भी अस्तित्व है। बस इतना सा दिखाना है। वो जो आपका डेल U और डेल V था, जो कि अल्पवर्ती थी U और V में, उसको अपने परिभाषित किया था बस, और उस थ्योरम में कुछ भी नहीं था इतना। ठीक है, तो पर्याप्त प्रतिबंध की बात करें तो वो आवश्यक प्रतिबंध थोड़ा सा आसान था, बस कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको उसमें समझ में आए। यदि बात करें आवश्यक प्रतिबंध की, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 स्थितियां थी, अवकलनीयता एक कंडीशन लगाई और उसके सहायता से अपन ने कॉची-रीमान समीकरणों को प्रूव किया। और पर्याप्त प्रतिबंध में क्या किया, कॉची-रीमान समीकरणों को लेके चले और जो फलन है जगह उसको विश्लेषित दिखा दिया। विश्लेषित दिखाने के लिए हम अपने सारा लिया कौन सी कंडीशन का, अवकलनीयता का। फलन को अवकलन में दिखा दिया, विश्लेषिक हो गया। ठीक है, तो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध है वो दोनों हो चुके हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी हो चुके हैं आवश्यक प्रतिबंध वाली कंडीशन पे आता है, और अवकलनीयता के भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब तक जितना भी मैटर हो चुका है वो सारा क्लियर होना चाहिए आगे के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, अगर एक भी लेक्चर आपका छोड़ता है तो फिर आगे कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा इतना ही है, लेकिन आप जितना भी पढ़ो, जितने भी नोट्स बनाओ, वो कंटिन्यू पढ़ने चाहिए। कोई भी लेक्चर है वो छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, भले थोड़ा टाइम हो जाए। ओके, तो देखिए, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्या प्रूव करवा रहा है, कौन सी बातें दे रहा है। ठीक है, तो देखो, सिर्फ कीजिए फलन Fz का मान जो क्या दे रखा है, √xy का मापांक, x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लाई है, इनका मापांक है। ठीक है, और अंडर रूट लगा है। तो मापांक का तो देखो सीधा सा मतलब है कि इनका मल्टीप्लाई करके यदि मान माइनस में आता तो वो प्लस हो जाएगा, बस इतना सा है, और उसका अंडर रूट है। मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। क्या कह रहा है, ये फलन है कहाँ पर, मूल बिंदु यानी z टेंड्स टू 0, या ऐसे बोल दो x बराबर 0 y बराबर 0। भाई मूल बिंदु के निशान 0 0 यानी x y 0 0। तो मूल बिंदु पर ये कॉची-रीमान समीकरण तो संतुष्ट करेगा। कॉची-रीमान समीकरण आपको पता होनी चाहिए, वो बराबर आनी चाहिए, एक पहले संतुष्ट करता है, प्रूव करना है आपको, लेकिन इस पर वो विश्लेषित फलन नहीं है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे इसमें प्रूफ करना है। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, अच्छे से आप समझिएगा, और फिर इसकी सहायता से निष्कर्ष निकल के आएगा, उस निष्कर्ष को आपको अच्छे से समझना है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि Fz = √xy का मापांक। Fz होता क्या है, Fz होता है W, Fz होता है U + आइटा V, एंड ये अपन जानते हैं W = Fz = U + आइटा V। ठीक है, एंड जो Fz का मान दिया गया है उसको अपन क्या लिख सकते हैं,
एक्स वाई का मापांक का अंडर रूट, इसमें केवल एक ही वास्तविक भाग है, आयटा इसमें कहीं नहीं है। तो देखो आप इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, आयटा इंटू जीरो, आयटा डॉट जीरो। अब आप इसकी और इसकी तुलना करोगे, ये अपने को पता है ये दिया गया है, तो यहाँ से आपको मान पहचानने होंगे यू और वी के, किसके, यू और वी के जो दिया गया मान है, क्योंकि हम जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयटा वी। यहाँ से यू का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई का मापांक, वी का मान जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें आयटा का पद नहीं है, काल्पनिक पद नहीं है, तो आयटा गुणांकित होता है नहीं, वो है नहीं, तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए, यू और वी के मान पहचाने हैं कि ये वे फलन है जेड के अंतर्गत। ओके, यू का मान अंडर रूट एक्स वाई का मापांक, वी का मान जीरो। अब आप सोचोगे कि हमने यू और वी का मान क्या निकाला, क्यों निकाला है, इसका कारण क्या है। देखो पहली कंडीशन क्या प्रूव करनी है कि यू और बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, और कौशी रीमान समीकरण के थे यू और वी के रूप में तो थे, उनके एक्स और वाई के सापेक्ष संकलन, और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि यू और वी के मान है उनके एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, लेकिन कहाँ पर, मूल बिंदु पर। कहाँ पर, मूल बिंदु पर। अब देख लीजिए आप, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, इन चारों के मान याद करने हैं कहाँ पर, मूल। एक नई चीज़ आपको सीखने की यहाँ पे मिलेगी कि भाई मूल बिंदु पर आप जैसे कोई भी मान है यू और वी, तो इनके जो अवकलनीय गुणांक है, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, ये ना चारों हम की बात कर रहा हूँ, तो ये को आप ऐसे कैसे दिखाओगे मूल बिंदु पे कौन सी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो आपको चारों के मान चाहिए, सिंपल सी बात ये है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। अब ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ से इसका डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष कर दिया, वाई के सापेक्ष कर दिया, एक्स के सापेक्ष कर दिया, वाई के सापेक्ष नहीं, जो कंडीशन ऐसा करोगे मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर इनका अवकलनीय गुणांक आपको कोई भी पॉइंट दे रखा हो, आपको मैंने देखिए अवकलनीय परिभाषा लिखवाई अच्छे से, अवकलनीय परिभाषा में जाइए आप, उसमें मैंने दोनों कंडीशन लिखवाई है, एक है जेड के लिए और एक है ना किसी बिंदु जेड जीरो के लिए, और यहाँ पे भी कोई बिंदु है मूल बिंदु, लेकिन वो है फलन एफ जेड के लिए, वो किसके लिए है, फलन एफ जेड के लिए। यहाँ पे अपने को लिखना है किसके लिए, यू और वी के लिए। तो थोड़ा सा दोनों में आप संबंध बनाने की कोशिश करोगे, कैसे, देखिए। कंडीशन इंक्लूड होनी चाहिए मूल बिंदु पर। सबसे पहला मान निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, ये अवकलनीयता की परिभाषा के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा चेंज करना अपने को कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए क्या चेंज करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो लिमिट एक्स की आएगी एक्स टेंड्स टू जीरो। क्यों, मूल बिंदु यानी जेड टेंड्स टू जीरो, मूल बिंदु यानी एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, ठीक है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स टेंड्स टू जीरो। आपको मैंने बताया था अगर डेल जेड है तो डेल जेड टेंड्स टू जीरो, अगर पॉइंट आ जाता है जेड जीरो तो जेड टेंड्स टू जेड जीरो। इसी प्रकार मूल बिंदु की बात हो रही है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिमिट का ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। दोनों में संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको अवकलनीयता के दो फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है, उन्हीं से ये लिखा गया है। अब देखो आगे, पहला मान होगा यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जैसे आपका डेल जेड होता है तो यहाँ पे डेल जेड आ जाता है, तो एक्स टेंड्स टू जीरो तो एक्स आ गया, ठीक है ना बात, ओके। अब देखो यहाँ पे आता है एफ जेड, अब देखिए उसमें क्या आता है, एफ आता है जेड आता है, ठीक है। तो एफ जेड की बात करें तो जहाँ पे आपका जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है, होता ही नहीं होता। यहाँ पे क्या है, तो मूल बिंदु पर कौन, यू फलन, और देखिए यू का क्या मतलब है, यू एक्स वाई, यू का क्या मतलब है, यू एक्स वाई। यहाँ जानते हैं जैसे हमने लिखा है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई, ठीक है। यू एक्स वाई, एक्स और वाई मूल बिंदु पर जीरो, ये हमेशा क्या रहेगा, यू जीरो दे दो, जैसे कि उसमें किस रहता है एफ जेड, ठीक है।
मूल बिंदु की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, u0 0। यहाँ पे देखिए ux 0, तो यहाँ पे तो ux देखिए x के सापेक्ष से x हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, यह आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से देखो ये डेरिवेटिव बाई डेल का आप समझ सकते हो कि एक नया रूपांतरण है, एक नया रूप है अवकलनीयता की परिभाषा के तर्ज पर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x। अब मान लो यहाँ पे आ जाता है डेरिवेटिव बाई डेल वाई, तो क्या चेंज करोगे, लिमिट यह आ जाएगा y टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा u, ये आपके बाद 0, यहाँ पे y, ये ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि मूल बिंदु कंडीशन है 0 0 अपॉन y। बस इतना था जो चेंज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सारे मान अपने पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए किसका मान है, ux y का मान है अपने को मान है ux 0 का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो y उसके लिए क्या अप्लाई कर दोगे 0, तो मान क्या हो जाएगा कुछ का अंडर रूट x डॉट 0, ये 0 और 0 का अंडर रूट 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और u 0 0 ये 0 का अंडर रूट 0 अपॉन x, तो ये 0 अपॉन x 0, लिमिट किस में लगा और कुछ रहेगा ही नहीं, मान क्या बच जाएगा 0। डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू 0। तो ये एक नया प्रोसेस आपके सामने कि भाई अपन ने वहाँ पे किया था जो अपना फलन था एफ जेड उसका अवकलन, और उसमें अवकलन का एक कंडीशन थी उसमें अंतर्गत मान था एफ डेश जेड का। अब जो अपना एफ जेड है आप इसको u प्लस आइटा v के रूप में लिखते हो, तो वहाँ से जो u और v फलन होते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो u और v होता है उसका अवकलन अपने में करना है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, फलन एफ जेड का अवकलन कर रहे थे। अब जो फलन एफ जेड के अंतर्गत तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है u और v, उनका करेंगे x और y के साथ। तो ये आप एक तरीके से इसका फॉर्मूला समझ सकते हो। अवकलन की कंडीशन से ये है, थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ बना के इसको देखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीन मान हो रहे हैं जो उनको निकालेंगे, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y। और फिर देख लीजिए कौन से आपको कौन सी रीमान समीकरण पता होने चाहिए। वो अगर मान लो दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है तो बोल देंगे मूल बिंदु पर कौन सी रीमान समीकरण है उसको संतुष्ट करता है, कौन, फलन एफ जेड अंडर रूट x y। क्योंकि देखो यहाँ पे u और v का मान नहीं दिया गया है, मान दिया गया एफ जेड का, उससे u और v का मान निकालो और कौन सी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, u और v तो करते हैं भाई, फलन एफ जेड थोड़ी करता है, u और v करते हैं कौन सी रीमान समीकरण को संतुष्ट। तो प्रत्येक लाइन है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, आप इसको ठीक से समझ के लिखोगे। ओके, आगे तो ये आसान से बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लेना। ओके, देखिए देखिए यहाँ पे हो चुका है डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए नेक्स्ट डेल u बाई डेल y,
यदि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आपको पता चल गया होगा कहाँ चेंज करना है। ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, u आपकी बार क्या जाएगा 0 y, क्या जाएगा u 0 y। आगे वाला मूल बिंदु पे ऐसे कैसे 0 0 अपॉन आपकी बार क्या जाएगा y। ठीक है, इसका मान देख लीजिए u एक्स वाई का मान अंडर रूट एक्स वाई का मान एक्स की जगह 0, पूरा मान 0, इसका भी मान 0, 0 माइनस 0 पूरा मान 0। 0 माइनस 0 अपॉन y इज इक्वल टू 0। दूसरा मान डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट डेल v बाई डेल x। देखो डेल v बाई डेल x सेम इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो u उसकी जगह v आ जाएगा, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या होगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, आपकी बात आ जाएगा v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। अब v एक्स वाई का मान 0 है तो v चाहे ना 0 0 का देख लो, v x 0 का मान देख लो 0 0, क्योंकि v एक्स वाई का मान 0 है। ठीक है, कुछ मान होता ठीक है तब भी इसका मान तो रहता 0, सही है ना। और तो देखिए v एक्स वाई के मान पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। जैसे u एक्स वाई का मान था अंडर रूट एक्स वाई का मान था, तो उसमें अपन ने बारी बारी से ये मान रखे और हमने देखा कि सभी के मान हमें 0 आ रहे हैं। इसी हिसाब से v एक्स वाई का मान 0 है, आप देख सकते हो हमने शुरू में लिखा है v एक्स वाई का मान 0, तो v एक्स यहाँ से v एक्स 0 का मान 0, v 0 0 का मान 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। डेल v बाई डेल x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस 0 अपॉन x टोटल मान 0। डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू 0। लास्ट डेल v बाई डेल y थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे लिमिट आपकी बात इसको जाएगी y टेंड्स टू 0, आपकी बात हो जाएगा v 0 y, आगे वाला से v 0 0 अपॉन y, v 0 0 v 0 y, दोनों का ही मान 0 इसकी सहायता से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन y और ये पूरा मान 0। डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0। चारों मान आपके सामने हैं। डेल u बाई डेल x की बात कर लो, डेल u बाई डेल y की बात कर लो, डेल v बाई डेल x की बात कर लो, डेल v बाई डेल y की बात कर लो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन से रीमान समीकरण है वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये एक नया तरीका देखो आपको सीखने को मिला है। अवकलनीयता की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो u और v है उनका x और y के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो अवकलनीयता की परिभाषा के अकॉर्डिंग उसका मान आपने किस प्रकार लिखोगे। बिंदु भी उसमें बहुत कुछ वहाँ पे मायने रखता है। जैसे मूल बिंदु है तो ये आगे 0 0, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे। तो ये चारों मान अपने पास आ चुके हैं उसी रीमान समीकरण के अंतर्गत। अब आप देख सकते हो कि अगर चारों का मान 0 है तो आपस में दो आराम से बराबर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो अपन ने देखा कि चारों का मान बराबर है और वो क्या है, 0। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई। सही है ना, दोनों बराबर है, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई, दोनों का मान 0 बराबर है। और क्या लिख सकते हो, डेल u बाई डेल वाई माइनस डेल v बाई डेल एक्स। डेल u बाई डेल वाई 0, डेल v बाई डेल एक्स 0, ये आपका 0 लिखो, माइनस 0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ये क्या है, दोनों कौशी रीमान समीकरण, और इस मान के अंतर्गत ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई। क्लियर, ओके। तो यहाँ से क्या बोलोगे, मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। एक बात तो ये प्रूव करनी थी अपने को कि जो आपका फलन दिया गया है मुझे अंडर रूट एक्स वाई का मापांक, वो उसके मूल बिंदु पर वो फलन है, तो मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वही बात थी, आप देख लीजिए आपके सामने। अब क्या कह रहा है कि मूल बिंदु पर वो फलन विश्लेषिक फलन नहीं है, तो मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक यानी अवकलनीय होना चाहिए वो। तो आप यदि है ना कोई पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट पे आपको देखना है कि फलन अवकलीय है या नहीं है, तो क्या कंडीशन होती है। देखो, दो कंडीशन आपको मैंने दिखाई थी अवकलनीयता की, एक तो फलन एफ जेड के लिए और एक किसी बिंदु जेड जीरो के लिए। अवकलनीयता वाली कंडीशन में देख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है उसमें मैंने आपको दो मान लिखाए हैं। एक मान लिखाया है एफ डेश एन जेड का, एक मान आपको मैंने दिखाया है एफ डेश एन जेड जीरो, जहाँ पे वो कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है जेड जीरो। यहाँ पे जो अपने पास पॉइंट है मूल बिंदु, कौन सी कंडीशन काम में लेंगे, एफ डेश एन जेड जीरो, यहाँ पे मूल बिंदु अप्लाई कर देंगे उसके लिए। ठीक है ना, देखिए आप आगे। तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको लिखवाया है, और फिर यहाँ पे अपन चेंज करेंगे। तो देखिए, इस बिंदु जेड जीरो पर फलन एफ जेड के लिए अवकलनीयता से आप देखिएगा क्या से एफ डेश जेड जीरो, एफ डेश जेड जीरो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो माइनस है जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। आप देख लीजिए ये का ये है, ठीक है। ये कंडीशन आपको मैंने लिख पाई, ये आई कहाँ से, उसका ही मैंने बताया था, तो डेल जेड है उसका मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु पे देखना सिंपल क्या हो जाएगा बताइए इसका। देखिए, यहाँ पे आपका बिंदु था है ना जेड नोट, तो जेड जीरो, तो ये आ गया एफ डेश जेड जीरो। मूल बिंदु यानी जीरो, कितना हो जाएगा सिंपल इसका, एफ डेश जीरो। मूल बिंदु यानी एक्स और वाई का मान भी जीरो, ठीक है। जो पॉइंट था जेड जीरो उसका मान भी जीरो। बिंदु जेड जीरो, और ये बिंदु कौन सा, मूल बिंदु। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, लिमिट ये आपका जेड टेंड्स टू जीरो जाएगा, ठीक है। जेड जीरो की जगह जीरो, एफ जेड जीरो की जगह एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जीरो। केवल इतना करना है, ये जो कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी उसमें पॉइंट था ना आपका कौन सा, जेड नोट, उसकी जगह आपको प्रतिस्थापित करना है जीरो, बस इतना सा करना है। तो देख लीजिए, ये भी आपको परिभाषा पता है अच्छे से, तभी क्वेश्चन हो पाएगा।
ओके, आगे देखिए लिमिट ये आपका z टेंड्स टू 0 एफ जेड ये है 0, तो देख लीजिए अब 0 का मान क्या है अपॉन z। अब यहाँ पे कौन कौन से मान अप्लाई करेंगे, एफ जेड का मान अप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स वाई का मान, और एफ जीरो का देख लीजिए, एफ जीरो का मान तो आपको बताइए 0, ठीक है, मूल बिंदु पर। तो ध्यान से तक आप इसको देखिए, फिर हम आगे करते हैं, समझ में आ गया होगा। ये देखिए चारों मान 0 है और सभी मान समीकरण सेटिस्फाई। अब अपने को दिखाना है कि कौन सी कंडीशन कि इस बिंदु पर फलन विश्लेषित नहीं है, तो विश्लेषित के लिए कौन सी कंडीशन की सहायता लेंगे, अवकलनीयता वाली कंडीशन की सहायता लेंगे, यानी एफ डेश न 0 का अस्तित्व हुआ, वही कल वाली बात जो पर्याप्त प्रतिबंध में करवाया था, यानी एफ डेश न 0 का अस्तित्व हुआ, ठीक है, यानी वो किसी में भी आश्रित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा मूल बिंदु पर, अवकलनीय हो जाएगा तो विश्लेषित भी हो जाएगा विश्लेषित फलन की परिभाषा से, और यदि अस्तित्व नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं, ठीक है बात। तो यहाँ तक लिखिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फिर हम आगे करते हैं इसको। एफ डेश 0, देखिए यहाँ पे मान अप्लाई कर देते हैं अपन, कौन कौन से मान अप्लाई किए, एफ जेड का मान जो आपको दिया गया था, एफ जेड का मान जो आपको दिया गया था एक्स वाई के मापांक का अंडर रूट, इसी की सहायता से एफ जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना बात। देखो एफ जेड यू प्लस आइटा भी, ठीक है, और यू प्लस आइटा भी, जहाँ पे यू भी एक्स वाई का फलन है, बी भी एक्स वाई का फलन है, थोड़ा सा सोचिए आप, तो जेड की जगह रख दो 0, यानी यू और बी 0, यू और बी 0, यानी यू एक्स वाई और बी एक्स वाई है, वो दोनों का मान क्या है 0 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक्स और वाई यहाँ पे दोनों का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो एफ 0 का मान क्या हो जाएगा 0 है, ओके। और क्या होता है जेड, तो ये तो आप जानते हो जेड का मान एक्स प्लस आएगा वाई, सिंपल सी बात है, जेड बराबर एक्स प्लस आएगा, तो ये सिंपल बातें इन तीनों का मान अपने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए इसको हल करते हैं अपन, एफ जेड 0 का मान लिमिट जेड टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स वाई का मापांक अपॉन एक्स प्लस आएगा, हो गया इतना। अब देखिए, अब आपको मैंने अवकलन जहाँ पे करने से बताया कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ये थी कि जैसे यहाँ पे इसका मतलब है कि जो आपका जेड है वो 0 यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, तो वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, वो विभिन्न पथों के माध्यम से हो सकता है। यहाँ पे अपने को कोई एक पथ लेना होगा अपनी इच्छा से, ठीक है, और ये पथ बार बार काम में आएगा, तो थोड़ा सा आज आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन आगे भी यही काम में आएगा, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्या लिखोगे आप,
कैलकुलेट यदि सरल रेखा y इज इक्वल टू mx, ध्यान से सरल रेखा y इज इक्वल टू mx के अनुदिश से जो आपका z है वो शून्य की ओर अग्रसर है। देखिए इतना तो कन्फर्म है कि जो आपका z है वो शून्य की ओर अग्रसर है। अब कौन सा पद ले रहे हैं, एक सरल रेखा ले रहे हैं और सरल रेखा बनाते हो y इज इक्वल टू mx। थोड़ी सी नई होगी आपके लिए बात, लेकिन अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन लेनी है कि यदि सरल रेखा y इज इक्वल टू mx के अनुदिश से जो आपका z है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप mx अप्लाई कर दीजिए, क्या प्राप्त होगा, f बेस 0 लिमिट यहाँ पर z टेंड्स टू 0, अक्ष जो y है उसकी mx, इसका मापांक और इसका अंतर, x प्लस आएगा y की जगह mx। तो बस इतना किया मैंने इसमें, जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह mx अप्लाई कर दिया और बाकी ऐसे का ऐसे, ठीक है। x इंटू mx का मापांक का अंडर रूट अपॉन x प्लस आएगा y की जगह mx। अब देखिए थोड़ा हल कीजिए इसको। अब थोड़ा सा आपको मैंने बताया था लिमिट की तरफ ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इसमें देखो x y थे तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी दे सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, लेकिन अब इसमें केवल एक ही चल बचा है x टेंड्स टू 0। तो आप यहाँ पे जो लिमिट है इसको ऐसे भी लिख सकते हो x टेंड्स टू 0, बताया था लेकिन मैंने आपको। अब इसको हल करके देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा mx स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं मापांक को, क्योंकि देखो इसका रोल इतना ही है माइनस का, यहाँ पे माइनस की कोई संख्या है नहीं, x स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो x बाहर आ जाएगा। आप सिंपल रूप में इसको लिख सकते हो, यदि इसको हटाते हो मापांक को, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, माइनस का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। mx स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, देखिए 1 प्लस n आएगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा x अंडर रूट n अपॉन x इंटू 1 प्लस आएगा x कैंसिल। देखिए इसमें कोई x का पद है नहीं है, तो लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, f बेस 0 का मान अंडर रूट n अपॉन 1 प्लस आएगा n। मूल बिंदु पर जो आपका फलन था fz वो अवकलनीय है, तो अवकलनीय का इसका मान क्या आ रहा है, अंडर रूट m अपॉन 1 प्लस आएगा। हम पता लगा रहे हैं कि अवकलनीय है या नहीं है, तो उसके अंतर्गत f जैसा 0 का मान आया अंडर रूट m अपॉन 1 प्लस आएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो देखिए निष्कर्ष यहाँ से ये निकल के आया कि f जैसा 0 का मान, सिंपल रूप में आपको बता रहा हूँ मैं, f जैसा आपका 0 का मान है वो n पर आश्रित है, वो क्या है n पर डिपेंड है कि n का क्या मान है उसी हिसाब से होगा। n का मान मान लो 4 हो गया, अंडर रूट 4 अपॉन 1 प्लस 4 आएगा। n का मान हो गया 9, अंडर रूट 9 अपॉन 1 प्लस 9 आएगा। n का मान 5 हो गया, अंडर रूट 5 अपॉन 1 प्लस आएगा 5। चेंज हुआ नहीं हुआ, आश्रित किस पे हुआ, n पे हुआ, और किसी का रोल है नहीं है, 1 आएगा, सब फिक्स रहने वाला। ओके, तो यहाँ से क्या बोलोगे, f बेस 0 n पर आश्रित है, और आश्रित होते ही वो फलन अवकलनीय कभी नहीं होगा, याद रख लीजिए। एक आप समझ सकते हैं यहाँ से नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, जहाँ पे आश्रित का नाम आ जाए, जहाँ पे आश्रित का मान आ जाए, क्योंकि देखो आपको मैंने ये बताया था कि लिमिट का मान यदि समान हो, क्या वो लिमिट का मान यदि समान हो तो अवकलनीय है, ठीक है, सॉरी आज भिन्न भिन्न हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये मान है ये n पे आश्रित है, आश्रित जहाँ जहाँ पे आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि यदि आश्रित का नाम आ जाए तो वहाँ पे जो फलन है वो दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं हो, ठीक है, वो पूर्ण रूप से समतंत्र होना चाहिए, लेकिन समतंत्र नहीं है यहाँ पे, तो क्या है आश्रित है, किस पे आश्रित है, n पर आश्रित। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए अगर इसको केवल हल किया है, f0 का मान रखा, f0 का मान रखा, ये z का मान रखा, ये आ गया। इसके बाद एक नई चीज़ आपके सामने कि जो आपका z है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, कौन से रास्ते से,
एक सरल रेखा के माध्यम से जिसका समीकरण है y = mx। ये कंडीशन बार बार काम में आएगी अवकलनीयता के लिए, ठीक है। आगे और भी करेंगे, आप देखिएगा। कोई चीज़ पहली बार आती है तो वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जब उसका धीरे धीरे उपयोग है वो बढ़ता जाता है तो वही चीज़ है वो आसान हो जाती है। केवल इतना करना है तो y = mx x के रूप में यहाँ पर x की लिमिट लग गई, थोड़ा सा इसको हल कर लिया, जो मापांक है उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, माइनस का पद नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा हटापीटी की, ओवरऑल जो मान है उसमें ना x है ना y है। बोला कि अपन ने f(0) का मान है वो n पर आश्रित है, और n पर आश्रित है इसका मतलब ये फलन है और मूल बिंदु पर अवकलन ये नहीं है, और अवकलन ये नहीं है तो ये विश्लेषित फलन भी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या आया कि कौशी-रीमान समीकरण तो संतुष्ट है, लेकिन फलन विश्लेषित फलन नहीं है। कहाँ पर? मूल बिंदु। कहाँ पर? मूल बिंदु। क्लियर? ओके, लिख लो इसमें आता है। देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, f(0) है वो n पर आश्रित है। वो क्या है? n पर आश्रित है, और n पर आश्रित है मतलब मान अद्वितीय नहीं है। देखो अद्वितीय वाली कंडीशन आपको मैंने बताया कि याद कीजिए थोड़ा सा, इसकी लिमिट का मान अलग अलग प्राप्त होगा तो वो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। मान है वो अद्वितीय होना चाहिए, तो यहाँ पे अद्वितीय थोड़ी है। देखिए n का मान चेंज करोगे f(0) का मान भी चेंज हो जाएगा। एक आपको मैंने करवाया भी था अवकलनीयता वाली कंडीशन के लिए, स्टार्टिंग में तुरंत करवाई थी। इस तरीके से याद कीजिए, है ना, जेड माइनस है ना जेड बार ऐसे करके कुछ था, जेड बार सेट माइनस प्लस ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो मूल बिंदु पर तो ये आपका 0 हो जाएगा, सेम था, मान सेम आ गया, ठीक है। नहीं तो ये अलग अलग थे, ये माइनस था ये प्लस था, मान अलग अलग थे, ठीक है। तो इसकी जो आपकी लिमिट थी अवकलनीयता के अंतर्गत जो भी आपकी लिमिट होती है, लिमिट है ना डेफ(0) ऐसे करके कुछ वहाँ पे था, z प्लस डेफ जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेफ जेड, इस तरीके से कुछ भी लिमिट थी। आप सिंपल रूप में इतना याद रखें कि वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग है, अवकलनीय नहीं है। अद्वितीय होना चाहिए अवकलनीयता की कंडीशन के लिए। कंडीशन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या ये अद्वितीय है? नहीं है ये अद्वितीय, ये आश्रित है n पर। n का मान चेंज होगा, n के बहुत सारे मानों के लिए f(0) के बहुत सारे मान प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मान प्राप्त होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। n पर आश्रित का मतलब है कि इसका मान है वो अद्वितीय नहीं है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु पर फलन भी क्या है? अवकलनीय नहीं, यानी f(0) का अस्तित्व नहीं है। आपको हर तरीके से इसको समझना चाहिए, हर प्रकार के लिए। ओके, आइए लिख देते हैं इसको। अर्थात f(0) अद्वितीय नहीं, और अद्वितीय नहीं है तो मूल बिंदु को एक फलन है वो अवकलनीय नहीं है। मूल बिंदु पर फलन f(z) है अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषित फलन भी नहीं है। फलन f(z) मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं।
यही अपने को प्रूव करना था कि फलन एफ जेड है वो मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को तो संतुष्ट करता है, आपके सामने सभी के मान 0 है, लेकिन वो मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं। ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इससे आपको समझे, थोड़ा सा देखिए, अपन ने आवश्यक प्रतिबंध किया, अपन ने पर्याप्त प्रतिबंध किया। आवश्यक प्रतिबंध क्या था कि फलन एफ जेड के विश्लेषित होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि वो कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कर दे। लेकिन यहाँ तो देखो फलन एफ जेड है वो कौशी रीमान समीकरणों को ना संतुष्ट कर गया, लेकिन फिर भी विश्लेषित नहीं है। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये पर्याप्त प्रतिबंध की एक कंडीशन है, आवश्यक वाली नहीं है। आवश्यक के अनुसार तो क्या था, आवश्यक के अनुसार तो ये था कि भाई जो आपका फलन एफ जेड है वो एक विश्लेषित फलन है, ये भी वो कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट कर देंगे। तो कौशी रीमान समीकरण यहाँ पे संतुष्ट हो रही है, लेकिन फलन विश्लेषित नहीं है। तो एक तरीके से समझ सकते हो, पर्याप्त के लिए तो नहीं, लेकिन ये समझ सकते हो कि जो आवश्यक प्रतिबंध वाली कंडीशन है उसका जो स्टेटमेंट है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी पर्याप्त कंडीशन नहीं है। ठीक है, ओवरऑल आपको ये समझना है यहाँ पे कि कोई भी फलन है वो मूल बिंदु पर, यहाँ पे कोई पॉइंट है मूल बिंदु, उस पर क्या है कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो विश्लेषित कोई आवश्यक नहीं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, कोई फलन का मान दिया गया था एफ से √xy का मापान, और अपन ने दिखाया कि मूल बिंदु पर वो कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट तो कर रहा है, लेकिन वो मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अपने कोई फलन दे दिया और अपन ने वहाँ पे कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करा दिया और अपन वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि विश्लेषित फलन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। हम उसके आवश्यक प्रतिबंध को भी काम में लेंगे। अपने को जहाँ जहाँ ये दिखाना होगा कि ये फलन विश्लेषित फलन है, तो उसके लिए हम अवकलनीयता की कंडीशन को भी काम में ले सकते हैं, उसके लिए हम कौशी रीमान समीकरणों की कंडीशन को भी काम में ले सकते हैं। ये तो ये कह रहा है कि हमेशा के लिए, ठीक है ना, हो भी सकती है और नहीं हो सकती। थोड़ा सा इनमें आप संबंध बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें आपको आज नई चीज़ें सीखने को मिली। अवकलनीयता की परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने u और v के अवकलनीय फलनों के मान लिखे, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई। इसके अलावा जो मान आया एफ डेल 0 का, ठीक है, वो मान लिखा अपन ने इसके लिए मूल बिंदु के लिए, इसकी सहायता से एफ डेल z0 की सहायता से, जो कि मैंने परिभाषा में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या नया सीखा, इसके अलावा नया सीखा y = mx वाली कंडीशन, z है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। कौन से पथ के माध्यम से, मूल बिंदु, सॉरी एक सरल रेखा y = mx के माध्यम से। मान रखा, हल किया, मान कुछ ऐसा आया कि वो तो किसी पे आश्रित है, अद्वितीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, विश्लेषित नहीं है, हो गया। ठीक है ना, परिभाषा याद है, कॉन्सेप्ट याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी चीज़ें याद नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। देख लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग की क्लास है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, खास करके अवकलनीयता और विश्लेषित फलन, और उसके बाद में आपके डेरिवेशन एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ते रहिए और मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।